नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। मैं हूं प्रीति। एक नई जानकारी के साथ मैं फिर से कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य लेके हाजिर हूं। एक खूबसूरत मकान या इमारत की जो सुरक्षा और खूबसूरती होती है वो उसके मेन गेट यानी मुख्य द्वार की होती है। मुख्य द्वार कैसा है इस पे ही डिपेंड करता है। हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मकान कितना मजबूत होगा, कितना सुरक्षित होगा। ठीक वैसे ही हमारे शरीर का जो मुख्य द्वार है यानी जो हमारा मुंह है, उसमें जो दांत है, उसकी दांतों की खूबसूरती, सुरक्षित कितनी है, ये तमाम चीज़ें हमारे स्वास्थ्य को निर्भर करती है। यानी हमारे स्वास्थ्य का जो दारोमदार है वो हमारे दांतों पे है, क्योंकि अगर दांत में ज़रा सी भी गड़बड़ी होगी तो हम कुछ खा नहीं पाएंगे, जिससे हमारा स्वास्थ्य वैसे ही ख़राब होगा और हमारी खूबसूरती में जो चार चांद लगता है खूबसूरत दांतों की वजह से, वो भी नहीं लगेगा। मैं आज ऐसा इसलिए चर्चा कर रही हूँ क्योंकि आज के इस कड़ी में हम बात करेंगे दांतों के रोग, इलाज और उपचार के बारे में, जिस पर विशेष जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं डॉक्टर तनुज कुमार, जो कि पटना डेंटल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं और जानते हैं दांतों के बारे में। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे कार्यक्रम में। क्योंकि जब हम दांतों का जिक्र करते हैं तो एक तो हमारी खूबसूरती के लिए हमारे जो हमारा हेल्थ है वो सारा कुछ दांत पर डिपेंड करता है, लेकिन उसके बावजूद मैं चाहूँगी कि दांतों की महत्व को आप एक डिटेल में बताएं कि दांतों की महत्व क्या है। हमारे दांतों का दो बहुत इम्पोर्टेंट महत्व है। पहला, चबाना। जब तक दांत आपके पास अच्छे स्वस्थ नहीं रहेंगे तब तक आप अच्छे से अपने खाने को चबा नहीं पाइएगा। नहीं चबा पाइएगा तो आपकी पाचन क्रिया जो है वो सही नहीं होगी और आपको हमेशा पेटों की दिक्कत होगी। साथ ही साथ प्रॉपर जो डाइट होता है उसका ब्लड में या बॉडी में एसिमिलेशन नहीं हो पाता है। दूसरा, दांतों का ये है कि दांत जो है आपके चेहरे की खूबसूरती के लिए चार चांद लगाता है। दांतों किसी कारण से अगर आपके पास दांत आपके मिसिंग होंगे तो आप खुद फील कर सकते हैं कि आप में कॉन्फिडेंस की कमी रहेगी, आत्मविश्वास की कमी रहेगी। किसी भी व्यक्ति के पास अगर दांत कमज़ोर हो जाते हैं, टूट जाते हैं, सामने के दांतों में गैप आ जाता है तो उनके पास आत्मविश्वास की थोड़ी कमी नज़र आती है। जी, लेकिन दांत क्योंकि हमारे लिए तो ज़रूरी है ही, शरीर के लिए ज़रूरी है ही, लेकिन कई बार जो कई रोग हैं जिनको हम जान नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं और वो रोग दांतों में भी जकड़ लेता है, तो मैं चाहूँगी कि दांतों में होने वाले जो रोग हैं उसके बारे में बताइए। दांतों में हमारे भारत में सबसे ज़्यादा दांत के रोग होते हैं। एक डेंटल केरीज बोलते हैं जिसको कि कैविटी, जिसमें दांतों में बैक्टीरिया लगते हैं और कैविटी का फॉर्मेशन होता है। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट और कॉमन बीमारी है वो है पायरिया की बीमारी। इसमें क्या होता है कि दांत तो आपके अच्छे रहते हैं लेकिन दांत के जितने भी सपोर्टिंग टिश्यूज़ होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, उसमें सूजन आ जाती है, जिसके कारण से दांत धीरे धीरे आपके कमज़ोर होने लगते हैं, मसूड़े में सूजन रहती है, मुंह में बदबू आती है। ये दूसरा सबसे प्रचलित बीमारी है दांतों के रोगों के बारे में। छोटे बच्चों में, चूँकि आजकल के बच्चे बोतल ज़्यादा प्रेफर करते हैं तो बच्चों में एक अलग तरह की केरीज होती हैं, उसको नर्सिंग बोतल केरीज कहते हैं या रैम्पेंट केरीज कहते हैं। इसमें सारे के सारे दांतों में एक साथ कीड़े लग जाते हैं। अच्छा, ये तमाम चीज़ें जो हैं उसकी वजह से भी दांतों में, जैसा कि आपने बताया कि जो पायरिया, मैं पहले पायरिया के ऊपर आऊँगी कि इसके बारे में थोड़ा और डिटेल बताइए, क्योंकि पायरिया का जो प्रॉब्लम है ये ज़्यादातर देखने को मिलता है घरों में, मुँह से बदबू आना, ये कॉमन समस्या है। जी, पायरिया जो है तो वो मेनली होती है दांत और मसूड़े के बीच में गंदगी जमने से। अगर हम लोग प्रॉपर 2 बार ब्रश नहीं करेंगे तो धीरे धीरे जो हमारे मुंह में जो भी कार्बोहाइड्रेट या शुगर हम लोग यूज़ करते हैं वो शुगर एक पतली सी परत बनाता है दांतों में, जिसे डेंटल प्लाक के नाम से जानते हैं। डेंटल प्लाक कुछ नहीं होता है, ये एक सफ़ेद सा लेयर होता है जिसमें एक बैक्टीरिया जमा रहते हैं। वो बैक्टीरिया धीरे धीरे एसिड क्रिएट करता है जिससे कि मसूड़े में सूजन होती है। तो कुछ समय के बाद अगर वो वाइट प्लाक अगर नहीं हम लोग साफ़ कर पाते हैं तो वो धीरे धीरे हार्ड में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम लोग टाटर बोलते हैं। तो ये गंदगी में प्लाक और टाटर मिल करके मसूड़े में सूजन लाती है और मसूड़े में सूजन के बाद ये इन्फेक्शन अंदर हड्डी में चली जाती है। हड्डी में जाने के बाद मुंह से दुर्गंध आने लगता है, मसूड़े में सूजन आने लगती है, मसूड़े से खून आने लगता है। तो इसका इलाज क्या है? इसका एक ही इलाज है कि खूब अच्छे से आप 2 टाइम अच्छे से ब्रश करें, कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन का कम इस्तेमाल करें,
अगर दांतों में आपकी कुछ गंदगी जमा है या देखने में दांत आपके अच्छे नहीं लग रहे हैं, आपको लग रहा है कि कुछ आपके चेहरे में या दांतों में गंदगी जमी है, तो प्रॉपर डेंटिस्ट के पास जाके दांतों की सफाई कराएं। जी, और जैसे पायरिया हो जाने के बाद जब सपोज कि कोई दांत खराब हो गया है तो उसको ठीक करने के लिए क्या किया जा सकता है? दांतों में पायरिया रोग जो है आपका किस स्टेज पर है वो डिपेंड करता है। पायरिया में अगर अंदर हड्डी में इन्फेक्शन चला गया है तो उसके लिए हम लोग फ्लैप सर्जरी करते हैं। सर्जरी करके इन्फेक्शन को हटाते हैं। हटाने के बाद मसूड़े का प्रॉपर मसाजिंग करते हैं, माउथ वाश यूज़ करते हैं और दांतों को स्वस्थ, मसूड़े को स्वस्थ बनाते हैं। जी, जिससे कि फिर दांत जो है फिर ठीक हो सके। जी, अब बच्चों में जैसा कि आपने कहा कि बॉटलिंग, मैं चाहूँगी कि इसको थोड़ा सा डिटेल में समझाएं, क्योंकि बच्चों में बच्चों को रोक तो नहीं सकते हैं कि कुछ ये नहीं खाना, वो कई बार तो गंदगी भी बहुत, फिर चॉकलेट्स है, तमाम चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा सेवन करने लगते हैं, तो उनको कैसे बचाया जा सके? पहले हम लोग को ये समझना है कि दांत में जो भी डेंटल केरीज है, दांतों में क्षय होता है, उसका मेन जो रीज़न होता है वो कार्बोहाइड्रेट और स्वीट्स होते हैं। इसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट और स्वीट्स जो होते हैं वो दांतों में एक पतली सी प्लाक लेयर जमाती हैं, जिसमें एक इन्फेक्शन, एक बैक्टीरिया होता है स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस, वो एक एसिड लिबरेट करता है जिससे दांत हमारे धीरे धीरे सड़ने लगते हैं। तो चूँकि आजकल की महिलाएं बच्चों को गिलास से दूध पिलाना पसंद नहीं करती हैं, वो अपनी सुविधा के लिए बोतल ज़्यादा पसंद करती हैं, तो बच्चे क्या होता है बोतल मुँह में लेते हैं, पीते पीते सो जाते हैं। बच्चे जो बोतल पीते पीते सो जाते हैं उससे रात भर उसके मुंह के अंदर जो है वो जमा हो जाता है दूध। वो दूध धीरे धीरे सारे दांतों को एक साथ अटैक करता है, सारे दांतों में एक साथ कीड़े लग जाते हैं। ये एक अलग तरह का कीड़ा होता है जिसको नर्सिंग बोतल केरीज बोलते हैं। जी, तो फिर इससे बचने के उपाय क्या हैं? इससे बचने के उपाय है कि बच्चों को आप एक तो जगह अवस्था में दूध पिलाएं, गिलास से दूध पिलाएं, और दूध पिलाने के बाद उसके बच्चों को अच्छे से कुल्ली कराएं, और रात में बच्चों को ब्रश करा करके सुलाने की हैबिट डालें। जी, और दांतों में जो सड़न होता है क्या वो भी इसी की वजह से होता है? जी, लेकिन इसका तो कोई एज नहीं है, कभी भी किसी को भी दांतों में सड़न की समस्या शुरू हो जाती है। जी, तो ये क्या है? दांतों में जिस उम्र के आदमी को, जिस उम्र के भी लोग हैं, वो अगर कार्बोहाइड्रेट का सेवन ज़्यादा करेंगे, इन बिटवीन मील्स जो है ना, कुछ लोगों को आदत होती है खाना खाए हैं 10 मिनट के बाद फिर कुछ चिप्स खा रहे हैं, कभी टॉफ़ी खा रहे हैं, बीच में कभी आइसक्रीम खा रहे हैं, इन बिटवीन मील्स अगर बार बार आप कुछ कुछ लेते रहते हैं तो वो मुंह में आपके कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा रहती है, उससे आप में इन्फेक्शन ज़्यादा होने का चांसेस रहता है, कैविटी ज़्यादा होने की चांसेस रहती है। तो इनसे, क्योंकि कैविटी जो है वो तो खाने की चीज़ है तो हम खाएंगे, या फिर ध्यान नहीं रहा, कई बार आदमी जो है बहुत ज़्यादा साफ सफाई पे भी ध्यान नहीं देता है, तो जो कैविटी हो जाती है तो फिर उससे सुरक्षित रखने के क्या इलाज है? अगर आपके पास आपके दांतों में कैविटी डेवलप कर गई है तब तो उसका एक ही इलाज होता है, आप अपने डेंटिस्ट के पास जाइए और उसको फिलिंग करा के उस दांत को ठीक करवाइए। कैविटी अगर बहुत नीचे तक चली गई है या दर्द हो रहा है आपको, अगर कैविटी के कारण से दर्द हो रहा है, अगर वो नस तक पहुंच जाएगा तब दर्द शुरू होती है। अगर दांतों में दर्द शुरू हो गया है तब तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके रूट कैनाल थेरेपी कराना होगा। मैं चाहूँगी कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बारे में भी आप थोड़ा डिटेल में समझाएं। देखिए, दांत हमारे 2-3 लेयर्स में होते हैं। ऊपर का लेयर जो हार्डेस्ट लेयर होता है वो इनामेल कहलाता है, इनामेल के बाद वो डेंटिन कहलाता है, उसके बाद अंदर एक लिविंग टिश्यूज होते हैं, उसको पल्प बोलते हैं। जब भी कैविटी में इन्फेक्शन लगा, बैक्टीरिया लगा, वो जब अंदर के लेयर को, पल्प को टच करता है तो उसके बाद पेशेंट को तेज दर्द शुरू होती है। एक बार आपका इन्फेक्शन अंदर पहुंच गया, पल्प में पहुंच गया है, तब आपको रूट कैनाल कराने की ज़रूरत पड़ेगी। रूट कैनाल प्रोसेस में क्या करते हैं डॉक्टर जो है, जैसे कि नाम बताता है रूट कैनाल थेरेपी, हर दांत में अंदर रूट्स में एक कैनाल्स होते हैं, उसी में बैक्टीरिया डिपॉजिट रहते हैं। तो रूट कैनाल थेरेपी में हम लोग उस कैनाल के अंदर जो भी बैक्टीरिया रहते हैं उसको साफ़ करते हैं, अंदर के सारे इन्फेक्शंस को हटाते हैं और उसके बाद उस दांत को ठीक करते हैं। इस प्रोसेस को रूट कैनाल थेरेपी बोलते हैं। तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद क्या फिर से दांत जो है पहले जैसी हो जाएगी, हम सब कुछ खा सकते हैं? रूट कैनाल थेरेपी के बाद अगर उसके ऊपर कैप लगा दिया जाता है तो फिर आप सब कुछ खा सकते हैं। आजकल कैप भी बहुत तरह के होते हैं, एक मेटल फ्यूज सिरामिक बोलते हैं, एक मेटल फ्री सिरामिक होता है, तो ये सब इक्वली इफेक्टिव होते हैं। ये इसको पहनने के बाद आप सब कुछ का सेवन खा सकते हैं। जी, दंत प्रत्यारोपण बहुत ज़्यादा आजकल सुनने को भी मिल रहा है और लोग इसको अपना भी रहे हैं। मैं चाहूँगी कि इसके बारे में थोड़ा डिटेल बताएं कि क्या है ये। दंत प्रत्यारोपण एक नई प्रणाली है जिसमें हम हड्डी में एक छोटा सा सर्जरी करके
एक इम्प्लांट होता है उसको डालते हैं। इम्प्लांट इज़ नथिंग, ये एक स्क्रू टाइप का चीज़ होता है, निकल टाइटेनियम का बना होता है। तो उस इम्प्लांट को छोटी सी सर्जरी करके, वो स्क्रू टाइप का चीज़ होता है, उसको हम लोग अपने आपके जबड़े में डालते हैं। वो जबड़े में जाने के बाद उसको छोड़ दिया जाता है 2 महीने तक, 3 महीने तक, तो वो हड्डी का एक पार्ट बन जाता है। उसके बाद फिर उसके ऊपर से क्राउन लगा दिया जाता है, इसी को इम्प्लांट सर्जरी बोलते हैं। इसकी ज़रूरत कब पड़ती है? जब दांत को, जब आपके दांत कोई एक दांत गिर गया, 2 दांत गिर गया है, तब उस वक्त आपको अगल बगल के दांत से सपोर्ट नहीं लेना है, तब इम्प्लांट की ज़रूरत पड़ती है। इसमें अगल बगल के दांतों से भी कोई नहीं मतलब होती है जी, जरूरत नहीं है जी। और जब हम किन्हीं को भी दांत, जब खास करके मैं ओल्ड एज की बात करूं, जब उनकी दांत, पूरे दांत जब है उनके निकल जाते हैं, या फिर उनको आर्टिफिशियल दांतों की ज़रूरत पड़ती है, तो उनको लगाना चाहिए, ये कब लगाना चाहिए, या फिर उसके लिए उनको क्या करना चाहिए? देखिए, जैसा कि हमने बताया आपको, दांतों का 2 फंक्शन है, एक है सुंदरता, दूसरा चबाने में मदद करना है। दोनों ही काम के लिए आपको दांतों की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके सामने के दांत नहीं हैं, तो आप अगर दांत नहीं लगाएंगे तो आपको कॉन्फिडेंस की कमी आएगी। तो वैसे कंडीशन में सुंदरता के लिए, चेहरा अच्छा दिखने के लिए आपको दांत की ज़रूरत है। अगर आपके पीछे के दांत जो है, जिसका काम खाने में, चबाने में होता है, अगर वो आपके पास नहीं है, तो आप प्रॉपर खा नहीं पाइएगा, आपको सब चीज़ निगल के खाना होगा, तो आपकी पाचन क्रिया में दिक्कत होगी। तो ऐसे कंडीशन में निश्चित रूप से डेंचर या जो भी फिक्स दांत होते हैं वो लगाना चाहिए जी। दांत 2 तरह के होते हैं, एक फिक्स दांत होता है, एक निकालने लगाने वाले दांत होते हैं। अगल बगल के अगर दांत आपके अगर सुरक्षित हैं, मजबूत हैं, तो उसके सपोर्ट लेकर के फिक्स दांत बना दिया जाता है। अगर पूरा का पूरा दांत नहीं है आपके पास, तो या तो आप इम्प्लांट सर्जरी करके फिक्स दांत बनाइए, या नहीं तो निकालने लगाने वाले दांत पहन सकते हैं जी। मसूड़ों में जो सड़न हो, मतलब एक सूजन या सड़न मैं कहूँ, ये जब होती है, या कुछ, क्योंकि हमें पता नहीं चलता कि हाँ, क्योंकि डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद समझ में आती है कि हमारे मसूड़ों में तकलीफ हो रही है, लेकिन फिर भी एक नॉर्मल सा सूजन जो होता है, जो बिल्कुल पता चल जाता है कि हाँ, हमारे मुंह में या हमारे मसूड़ों में दर्द है, तो वो किस कारण से होता है? मसूड़े में इन्फेक्शन जो भी होता है ना, या मसूड़े से जो भी तकलीफ दिखती है आपको, देखिए फर्स्ट साइन मसूड़े का प्रॉब्लम का होता है कि जब आप भी ब्रश करेंगे, तो जैसे ही ब्रश आप लगाएंगे अपने मसूड़े में, वो हल्का सा ब्लड आएगा। या कभी आप एप्पल खाएंगे या सेब खाएंगे, अमरूद खाएंगे, कुछ भी खाएंगे, बाइट करेंगे तो ब्लीडिंग गम्स उसमें आएगा। ब्लीडिंग गम्स जो होता है वो पायरिया का या मसूड़े की बीमारी का पहला लक्षण होता है। जैसे ही आपको ब्लीडिंग गम्स का प्रॉब्लम शुरू हो, आप अपने डेंटिस्ट को दिखाइए, उसके बाद इलाज के लिए संपर्क करना चाहिए। तो जैसे आपने बताया कि जब बाइट करने पे या इस तरह से होता है, एक और समस्या है जो बाइट करने पे या कोई चीज़ को खाने पे होता है, वो है सेंसिटिविटी। जब बहुत ज़्यादा जलन, झंझनाहट, इस तरह की चीज़ होती है ठंड या गर्म खाने से, मैं चाहूँगी कि इसके बारे में भी थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। सेंसिटिविटी का 2 कारण होता है। जब या तो अगर आपने खाने में आप अपना एसिडिक चीज़ का ज़्यादा मात्रा यूज़ कीजिएगा, जैसे कि आजकल के बच्चों कोल्ड ड्रिंक्स पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, जूसेस पे ध्यान देते हैं, ये सब एसिडिक चीज़ें होती हैं। ये एसिड जो है आपके दांतों को पतला करता है, दांतों के ऊपर के लेयर को हटाता है। अगर हम लोग रॉन्ग ढंग से ब्रशिंग करेंगे, ब्रशिंग का मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ब्रश जो है वो हम लोगों को हॉरिजॉन्टल मूवमेंट से नहीं करना चाहिए, हम लोग को हमेशा एक वर्टिकल मूवमेंट देना चाहिए। जैसे कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ये हमारे दांत हैं, ये दांत हैं। अधिकतर लोग क्या करते हैं कि हम अपने ब्रश को ऐसे ऐसे मूव करते हैं, दिस इज़ हॉरिजॉन्टल मोशन। अगर ऐसे मूव करेंगे तो दांत आपके घिसेंगे, ये सफाई कम होगा, घिसाई ज़्यादा होगा। अगर ये दांत घिसेंगे तो सेंसिटिव हो जाएंगे। हमारे पास ब्रशिंग का हमारा तरीका है, ये होना चाहिए ऐसे 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 नहीं होना है, ये हमारा ऐसे होना है। इट शुड बी ऑलवेज ए वर्टिकल मोशन रेदर देन हॉरिजॉन्टल मोशन। बात हम अभी कर रहे थे आर्टिफिशियल दांत के बारे में, तो उसके भी टाइप्स होते हैं? आर्टिफिशियल टाइप होते हैं। देखिए, हमारे पास 2 तरह के चीज़ होते हैं। एक होता है पार्शियल डेंचर। अगर आपके 2 दांत 4 दांत निकल गए हैं, तो 2 या 4 दांत को बनवाएंगे, इसको बोलते हैं पार्शियल डेंचर। वही अगर पूरा दांत आपका चेंज होगा तो वो कहलाएगा फुल डेंचर। पार्शियल डेंचर भी 2 किस्म के होते हैं, एक निकालने लगाने वाले दांत होते हैं, एक फिक्स पार्शियल डेंचर होते हैं। निकालने लगाने वाले जो दांत होते हैं वो प्लास्टिक के बने होते हैं, सस्ते होते हैं, और फिक्स दांत के लिए आपको अगल बगल मजबूत दांतों की ज़रूरत पड़ती है, उससे सपोर्ट से फिक्स दांत बनते हैं। जी।
दांतों की क्यों आपने जो अभी सफाई की बात करी है, तो दांतों की सफाई के लिए लोग कई बार कई तरह के केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, कई तरह के, या अपना टूथपेस्ट जो है वो बदलते रहते हैं। मैं चाहूँगी कि टूथपेस्ट और केमिकल जो हम दांतों पे हमेशा यूज़ करते हैं उसकी खूबसूरती में बहुत कुछ करने के लिए खुद से, ये कितना सही रहता है और हमें क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आप अपने दांत, हम दर्शकों को बताना चाहेंगे, अगर आप अपने दांतों को अच्छे से स्वस्थ रखना चाहते हैं तो नियम पूर्वक 2 बार आप अच्छे से ब्रश कीजिए। 2 बार ब्रश करना, सुबह में और रात में सोने के पहले ब्रश करना, ये सबसे बड़ी उपाय है बढ़िया से बढ़िया दांत रखने के लिए। मीठा का सेवन कम कीजिए, 2 बार बढ़िया से ब्रश कीजिए, यही सबसे उत्तम उपाय है। और जो टूथपेस्ट की मात्रा है वो एक मूंगफली के दाने की तरह लीजिए बस। केमिकल्स की जब मैं बात करूं तो उसके बाद क्या वो नुकसानदेह भी होता है, किसी बीमारी का कारण बन सकता है? नहीं, कुछ पेस्ट जो होते हैं वो केमिकल युक्त होते हैं, दवा युक्त होते हैं। उन पेस्टों को हम लोग सेंसिटिव टूथपेस्ट बोलते हैं। जिनके दांतों में कनकनाहट की शिकायत रहती है, या जिनके दांत घिसे हुए हैं, उनको सेंसिटिव पेस्ट से फ़ायदा होता है, कनकनाहट में कमी होती है। लेकिन नॉर्मल लोगों को सेंसिटिव पेस्ट की ज़रूरत नहीं है, उनके लिए नॉर्मल जो भी पेस्ट होता है वो दैट इज़ गुड इनफ। आपने कहा कि जो खान पान है वो उस पर थोड़ा ध्यान दे के हम दांतों को सुरक्षित रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं, खासकर मैं अगर बात करूं हमारे स्टेट में, या वैसे भी जो बहुत सारे लोग हैं जिनको कुछ खाते रहने की आदत होती है, मतलब जब तक वो वर्क में होते हैं या वैसे भी कहीं सफ़र करते हैं तो उनको इच्छा होती है कुछ चबाते रहें, जिनमें जो कॉमन है वो होता है गुटखा या तम्बाकू, इस तरह की चीज़ें। ये कितना सही है एक हमारे दांतों के लिए? हमारे हेल्थ के लिए तो बिल्कुल सही नहीं है, दांतों के लिए कितना सही है, मैं चाहूँगी कि बताएं आप इसको। देखिए, हमारे बिहार में क्या होता है कि लोग खैनी का इस्तेमाल काफ़ी करते हैं, गुटखा का इस्तेमाल काफ़ी करते हैं, और कुछ लोग गुल या लाल मंजन का भी इस्तेमाल करते हैं जी। खैनी से हमारे दांतों में बस केवल एक ही खराब इफेक्ट आता है कि उसमें दांत गंदे दिखते हैं, मगर खैनी का सबसे बड़ा मेजर जो प्रॉब्लम होता है वो धीरे धीरे कैंसरस होता है। अगर आप लगातार खैनी का इस्तेमाल एक ही जगह पर रख के करेंगे तो धीरे धीरे उसमें कैंसरस चेंजेस आएगा, मसूड़े और मुंह की कैंसर होने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहती है। जहाँ तक गुटखा का सवाल है, तो गुटखा में एक्चुअली क्या होता है, सुपारी की मात्रा ज़्यादा होती है। सुपारी और कत्थे की मात्रा ज़्यादा होने से क्या होता है, एक बहुत कॉमन एक बीमारी है जिसको कहते हैं हम लोग ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस, वो गुटखा खाने वाले को होती है। इसमें क्या होता है, इनिशियल चेंजेस क्या होता है कि आपको धीरे धीरे मिर्ची मुँह में लगने लगेगी, धीरे धीरे मुंह खुलना कमेगा, और धीरे धीरे वो बाद में ओरल कैंसर में कन्वर्ट हो जाएगा। गुटखा खाने के साथ साथ क्या होता है कि दांत आपके, चूँकि गुटखा बहुत कड़ा होता है, सुपारी होती है, तो दांत धीरे धीरे घिसने लगेगा, दांत आपका सेंसिटिव हो जाएगा। जी, आपने मुंह का कैंसर की बात की है, मैं चाहूँगी कि इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि ये जानकारी बेहद ज़रूरी है कि मुंह में जब कैंसर हो जा रहा है तो एक तो उसके लक्षण मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा बताएं, ताकि लोग समझ पाएँ कि मुझे गुटखा खाना या इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करना कितना ज़रूरी है। जी, हमारे बिहार में गुटखा के प्रचलन के कारण और खैनी के प्रचलन के और सिगरेट के प्रचलन के कारण ही हमारे यहाँ ओरल कैंसर की इतनी ज़्यादा संभावना रहती है। कोई भी आपके मुंह में कोई भी घाव है, अगर 2 वीक से ज़्यादा लग रहा है और वो घाव हील अप नहीं कर रहा है, घाव भर नहीं रहा है, तो आपको अपने डेंटिस्ट को दिखाना चाहिए। उसमें क्या होता है, कैंसर के लक्षण अगर पाए जाते हैं तो उसमें लोग डॉक्टर बायोप्सी करते हैं, बायोप्सी करके किस स्टेज में आपके कैंसर हैं उसको डिटेक्ट करके उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करते हैं। तो मुंह का कैंसर बढ़ने का कारण क्या है? वैसे मुंह का कैंसर बढ़ने का मेन कारण होता है कि तंबाकू का सेवन। तंबाकू डिफरेंट फॉर्म में लोग इस्तेमाल करते हैं, सिगरेट के फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, बीड़ी के फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, खैनी, तंबाकू, गुटखा, ये सब जो है वो इनिशिएट करता है। इवन हमारे यहाँ बिहार में तो अब अल्कोहल की मात्रा कम हो गई है। अल्कोहल भी वन ऑफ द इरिटेंट है जो कि ओरल कैंसर को क्रिएट करता है। जी, अब मैं बात करती हूँ बच्चों के दांतों के ऊपर। जैसे बच्चों में, जब खास करके लड़कियों में या लड़कों वैसे भी, जब उनके दांत जो हैं, जब उनके दूध के दांत टूट जाते हैं और नए दांत आते हैं तो कुछ सालों बाद उनके दांत थोड़े ऊंचे हो जाते हैं। खास करके लड़कियों को ये चीज़ बहुत तकलीफ होती है। जी बिल्कुल, टेढ़े मेढ़े हो गए या ऊंचे हो गए। मैं चाहूँगी इसके बारे में थोड़ा डिटेल बताएं कि उसको कैसे ठीक करवाया जाए। देखिए, टेढ़े मेढ़े दांतों को ठीक करने के लिए हमारे यहाँ स्पेशलिस्ट पढ़ाई होती है जिसको ऑर्थोडोंटिक्स बोलते हैं। आप घर में अगर कोई भी बच्चे हैं जिनको कि टेढ़े मेढ़े दांत हैं, किसी भी तरह के कितने भी ख़राब दांत होते हैं, वो आजकल की टेक्निक इतनी डेवलप कर गई है कि वो दांतों को सुंदर बना दिया जाता है। आप 13 साल तक सारे
परमानेंट दांत आ जाते हैं, आप चाहें तो 13 साल के बाद अपने डेंटिस्ट को संपर्क कीजिए, सरकारी ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करा के दांत को अपना करेक्ट करवाइए। कितने दिनों तक इस पिन को लगाए रहना पड़ता है? ऐसे तो हम लोग 1 साल का समय लेते हैं, 1 साल समय लगता है उसको करेक्ट होने में। जी, और ये क्या प्रोसेस क्या है, मैं चाहूँगी थोड़ा सा प्रोसेस भी बताएं, ताकि क्योंकि कई बार होता है कि लोग जो है सोचते हैं बहुत लंबा टाइम लगेगा या पता नहीं क्या हर बार कुछ करना होगा। मैं चाहूँगी थोड़ा सा डिटेल बताएं इसको। क्लिपिंग जो होता है, क्लिपिंग जो होती है ना, वो 2 तरह की होती है। एक निकालने वाले लगाने वाले क्लिप होते हैं, एक फिक्स क्लिप होते हैं। जब करेक्शन बहुत थोड़ा सा करना होता है तब निकालने लगाने वाले क्लिप से भी इलाज हो जाता है। दूसरा होता है फिक्स क्लिप, जब बच्चे कोऑपरेट नहीं करेंगे तो फिक्स क्लिप से इलाज करते हैं। फिक्स क्लिप में भी 2 तरह के होते हैं। एक फिक्स क्लिप होता है जो दिखता नहीं है, इनविजिबल होता है, तो उसका ट्रीटमेंट जो है 1 साल तक चलता है। 1 साल में धीरे धीरे फोर्स दे करके दांत को अंदर किया जाता है। तो ये पिन लगाने की या जो टेढ़े मेढ़े दांत हैं उसको ठीक करने की क्या कोई दांत को बैलेंस करने के लिए कुछ ट्रीटमेंट करना होता है? क्योंकि क्या होता है कि दांत बाहर निकले रहते हैं या दांत एक दूसरे पर चढ़े रहते हैं, क्राउडिंग होता है। वैसे कंडीशन में हम लोग को 1-2 दांतों को, स्पेशली प्रीमोलर बोलते हैं इसको, उसको हटा करके वो जो जगह बनता है उसी जगह पे सबको एकोमोडेट करके दांतों को सुंदर बनाते हैं। जी, कई बार जो है बच्चों में या फिर वैसे भी नॉर्मल हम लोग जैसे सपोज स्लिप कर गए, गिर गए, तो जबड़ों में जब चोट लग जाती है या दांत में जो चोट लगती है तो उस दांत को, उस चीज़ को ठीक करने के लिए क्या करना पड़ता है? देखिए, दांत में भी अगर आपको चोट लग गया हो, एक्सीडेंट हो गया है, तो उसमें 2 चीज़ें हो सकती है। या तो दांत आपका आधा टूट जाएगा या दांत पूरा का पूरा टूट के बाहर आ जाएगा। अगर कोई एक्सीडेंट हुआ और दांत पूरा का पूरा टूट के बाहर आ गया, तब भी उस दांत को अगर आप तुरंत लेकर के या तो उसमें कुछ अच्छे सॉल्यूशन में, जैसे कि दूध में या सलाइवा में या पानी में रख करके अपने डेंटिस्ट के पास 24 घंटे के अंदर चले जाएंगे, तो आजकल के डेंटिस्ट इतने इक्विप्ड हैं कि उसी दांत को फिर से आपको फिक्स कर देंगे मुंह में। इस प्रोसेस को रीइम्प्लांटेशन कहते हैं। और वो तो हो गई पूरी की पूरी दांत अगर निकल गई है तो। और अगर आधा टूट गया है दांत तो उसके ऊपर आरसीटी करके, क्राउनिंग करके उसको ठीक किया जा सकता है। इसकी एज क्या है, मतलब ये किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है। आपने बताया कि दांत को हम सिक्योर करके ले जाके वापस से फिर से लगाएंगे। मैं चाहूँगी थोड़ा सा इसको डिटेल समझाएं, क्योंकि थोड़ा सा बिल्कुल नया चीज़ है कि जब टूट गया आधा तो फिर से उसको जोड़ देना बहुत अच्छी चीज़ भी है। मैं आधा टूटने की बात नहीं कर रहा था, मैंने कहा कि दांत चोट लगी, पूरा का पूरा दांत बाहर आ गया है, तो उस वक्त क्या करें कि उस दांत को आप उठाएं, नॉर्मल सलाइन से या फिर मिल्क से धो दें, मिल्क में डाल दें, कोई नरिशिंग एनवायरनमेंट होना चाहिए, उसको लेकर के डेंटिस्ट के पास जाइएगा तो डेंटिस्ट उसको फिर से इम्प्लांट कर देंगे। एक टेक्निक है जिसके थ्रू उसको फिर उसी दांत को फिक्स कर दिया जाता है। अच्छा, मतलब फिर से इसको वापस से उसी को लगाया जा सकता है। और जैसे बच्चियों में जब पिन लगाने की एज होती है तो कई बार पेरेंट्स को लगता है कि कुछ दिन बाद लगाएंगे, तो मैं चाहूँगी थोड़ा सा एज का भी आप क्लियर कर दीजिए कि किस एज तक हमें पिन लगवा लेनी चाहिए। 13 साल तक यूजुअली हम लोग के सारे परमानेंट दांत आ जाते हैं। परमानेंट दांत आ जाने के बाद 13 साल के बाद कभी भी आप जा करके अपना इलाज करवा सकते हैं। 13 से लेकर के 25-30 तक आप अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं ऊंचे नीचे दांतों का। तो उस पिन लगाने के बाद क्या किसी तरीके का परहेज करना होता है? दांत को कम कुछ मतलब खाने पीने में परहेज करना पड़ता है, थोड़ा दांतों की सफाई अच्छे से करनी पड़ती है। डॉक्टर जो मना करेंगे कड़ी चीज़ें वगैरह नहीं खाइए, कुछ जब तक ट्रीटमेंट चलता है तब तक उस प्रिकॉशन को आपको करना होता है। जी हाँ, तो अब जैसे और क्या आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि दांतों को सुरक्षित रखने के लिए? मैं चाहूँगी कि क्योंकि अब वक्त हो चला है, तो चलते चलते हमारे दर्शकों को ये चीज़ की कैसे हम अपने दांतों को सुरक्षित रखें और स्वस्थ रखें, इसके लिए कुछ बता दिए। जी, दांतों को स्वस्थ रखने के लिए आप संतुलित आहार लें, अपने खाने में फाइबर्स का ज़्यादा यूज़ करें, इन बिटवीन मील्स स्नैक्स का इस्तेमाल कम से कम करें, प्रॉपर मिनरल्स और विटामिन्स लें, अपने डॉक्टर्स को हर 6 महीने पे डेंटल चेकअप जरूर कराएं, सो दैट कि आपके दांतों में अगर या मसूड़े में कोई भी प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर आपके सॉर्ट आउट कर सकें। छोटी से छोटी बीमारी को भी इग्नोर मत कीजिए, छोटा सा भी प्रॉब्लम होता है उसी वक्त जाके दिखाइएगा, तो कम समय और कम खर्च में आपका काम हो जाएगा। जी, तो आप सुन रहे थे डॉक्टर तनोज कुमार को। इन्होंने आपको बताया कि दांतों का किस तरह से हमें स्वस्थ रखने का क्या क्या तरीका है, कैसे रखना चाहिए। यानी ज़रा सी भी तकलीफ अगर दांत में हो, मसूड़ों में हो, तो आपको तुरंत आपके नज़दीकी डेंटिस्ट या जो भी आपके नियर बाई है आप उनसे कंसल्ट करिए। डॉक्टर साहब, आपने हमारे स्टूडियो में आके दर्शकों के लिए इतना कीमती वक्त निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, तो उम्मीद है आज का हमारा ये अंक आपको पसंद आया होगा। आज के लिए बस यहीं तक। अगले अंक में एक नई जानकारी के साथ फिर से उपस्थित रहूंगी। स्वस्थ रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। इसी के साथ नमस्कार।